स्वागत है आप सभी का रेशमी की हिंदी कहानियों में। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सौदे की शादी 77-80 भाग। नीलिमा जैसे ही डोर खोलती है और अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, ठीक वैसे ही अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैर अपनी जगह पर ही जम से जाते हैं और उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। अंश और निया दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं और उन दोनों के फेस भी एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, जैसे जरा सा भी कोई किसी की तरफ झुका तो दोनों की लिप्स किस हो जाए। डोर की आवाज़ सुनते ही अंश और निया की नज़र भी डोर की तरफ जाती है। नीलिमा को देखकर निया की आंखें तो चमक जाती हैं, मगर अंश वो नीलिमा को देखते ही निया को खुद से दूर धकेल देता है। अंश के खुद से दूर धकेलते ही निया खुद का बैलेंस नहीं संभाल पाती है और जाकर सीधे जमीन पर गिर जाती है। मगर जमीन पर गिरने से भी उसके चेहरे पर दर्द वाले भाव नहीं आते, बल्कि उसके होठों पर चमक होती है। उस चमक को देखकर नीलिमा धीरे से अंदर आती है और हाथ में पकड़ी प्लेट को साइड टेबल पर रख सवालिया नज़रों से अंश की तरफ देखने लगती है, जैसे बोलना चाहती हो, अंश जी क्या सच में आप मुझे धोखा देकर इस लड़की के साथ होना चाहते हो। नीलिमा के मन की बात जैसे अंश समझ गया हो, इसलिए वो जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है उससे पहले ही निया बोल पड़ी। अच्छा हुआ नीलिमा जो तुम खुद यहाँ पर आ गई और तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। अब तो तुम्हें पता चलना अंश और मैं हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और हम दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो। निया बड़ी ही बेशर्मी के साथ बोली। नीलिमा निया की बात सुनकर मुस्कुराए, मगर निया की बात सुनकर अंश गुस्से में आ जाता है और वो वापस से कुछ बोल पाता उससे पहले ही नीलिमा बोल पड़ी। क्या हम सारे घर वालों को यहाँ पर बुला ले शोर मचाकर? क्या? निया हैरानी से डरते हुए बोली। वही जो तुमने सुना, क्या हम सारे घर वालों को आवाज लगाकर यहाँ पर बुला ले? क्या हम पापा से कहे जिस लड़की को उन्होंने अपने घर में रहने के लिए जगह दी, वो लड़की उनकी ही बेटी का घर तोड़ना चाहती है। एक शादीशुदा लड़के पर अपनी गंदी नजरों को डालकर एक पति और पत्नी को अगल करने की कोशिश कर रही है। क्या हम सबको सच में यहाँ पर बुला ले और सबसे कहे तुम किस इरादे से यहाँ पर आई हो? तुम खुद को देखी हो तुमने? उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए किस तरह के कपड़े पहनी हो तुमने? इस तरह के रिवीलिंग कपड़े तो किसी बार में काम करने वाली प्रोस्टिट्यूट ही पहन सकती है, शरीफ घर की लड़की नहीं। नीलिमा मुस्कुराते हुए बोली। तुम हम अंश जी की पत्नी और इस घर की बहू है, और तुम इस समय जिस जगह पर खड़ी हो वो हमारा अपना घर और ये हमारा बेडरूम है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पति पत्नी ही रह सकते हैं, कोई कोलगल नहीं जो दूसरों के पति पर डोरे डाले और इतनी रात में इस तरह से रिवीलिंग कपड़े। थोड़ा रुक कर, ओ सॉरी मैंने गलत बोली, रिवीलिंग कपड़े नहीं, इस तरह नंगी होकर किसी गैर मर्द की बाहों में आई। नीलिमा काफी ज्यादा गुस्सा और नफरत एक साथ लिए बोली। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। निया गुस्से में चिल्लाई और कमरे से बाहर निकल गई। निया के वहां से जाते ही नीलिमा डोर के पास जाकर डोर बंद कर देती है और डोर से अपनी पीठ टिकाकर खड़ी हो जाती है, मगर अब उसकी आंखों में मोतियों की तरह आंसू होते हैं। वो अपनी आंसुओं से भीगी नजरों के साथ ही अंश को देख रही थी। अंश की नज़र भी नीलिमा पर ही थी। अंश नीलिमा को देखकर कंफ्यूज्ड था। अभी कुछ सेकंड पहले जो नीलिमा थी वो काफी ज्यादा अलग थी, और अब जो नीलिमा है वो काफी ज्यादा कमजोर और लाचार नजर आ रही थी। नीलिमा डोर से टिककर खड़ी बस अंश को ही देखे जा रही थी, जिसकी आंखों में एकदम खालीपन था और वो शांत सा खड़ा था। उसे ऐसे इतने शांत देखकर नीलिमा को काफी बुरा लग रहा था। वो अपने धीमे कदमों से चलते हुए अंश के सामने जाती है और धीरे से उसके एक हाथ को अपने दोनों हाथों में भरकर आंसू भरी नजरों से अंश को देखते हुए बोली। क्या अब आपका मन पूरी तरह से हमसे भर चुका है अंश जी? नीलिमा की इस एक लाइन को सुनते ही अंश की आंखें हैरान हो जाती हैं, और उसने बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं किया था नीलिमा उससे ऐसा भी कुछ बोल सकती है। क्या सच में अब आपका मन हमसे पूरी तरह से भर गया है अंश जी, जो आप हमें खुद से इस तरह दूर कर रहे हैं? क्या हमारी बॉडी अब आपको किसी तरह का कोई सुख नहीं देती, जो आप हमें छोड़कर किसी और लड़की के साथ वो सब? नीलिमा आगे के शब्द अधूरे ही छोड़कर अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उसकी बंद आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो वापस से अपनी आंखों को खोल अंश की बेजान आंखों में देखते हुए बोली। क्या हम इतने ज्यादा बुरे दिखते हैं, या हम दुनिया की सबसे ज्यादा बदसूरत लड़की है, जो अब आप हमारे तरफ देखना भी नहीं चाहते हो? इतना बोलते ही उसके आंसू और तेज हो जाते हैं और वो रोते हुए ही अंश को देखने लगती है। आज नीलिमा सच में टूट सी रही थी। उसने आज तक अंश के कितने ही जुल्मों को हंसते हुए सही थी, इसी उम्मीद में कभी तो अंश उसे समझेगा,
कभी तो वो उसे प्यार करेगा, मगर अब उसकी उम्मीद टूटती जा रही थी और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसके पति को कोई और लड़की देखे या छुए। भले ही उसके दिल में अंश के लिए कोई प्यार नहीं था और उसकी ये शादी सौदे की शादी हो, मगर फिर भी उसने इस रिश्ते को दिल से निभाई थी। और कभी भी अंश के साथ इस रिश्ते में रहते हुए उसने अंश को धोखा देने का, इस रिश्ते से मुंह मोड़ लेने का कभी भी नहीं सोची थी। पर अब उसका सब जवाब दे रहा था। वो भी इंसान है, कोई मिट्टी का पुतला नहीं जो जैसे ढाले ढल जाए, बिना कोई शब्द बोले सब कुछ सहते जाए। नीलिमा की बातों को सुनकर अंश को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने कभी भी नीलिमा के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, ना ही कभी सोच सकता था। बात रही नीलिमा की बॉडी की, तो उसकी बॉडी की जो हालत थी उसका जिम्मेदार अंश खुद ही था। तो वो कैसे नीलिमा की बॉडी से घिन कर सकता था या नीलिमा की बॉडी से उसका मन भर सकता था। वो प्यार करता है नीलिमा से और उसका प्यार अब प्योर हो चुका था नीलिमा के लिए। वो तो अपने प्यार का इजहार तक करने वाला था नीलिमा से, मगर एक डिटेल ने उसे अपने दिल की बात बोलने से रोक दी थी। अंश को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नीलिमा उससे उम्र में पूरे 8 साल छोटी है। उसकी उम्र 25 कंप्लीट हो चुकी थी और वो 26 में लग चुका था, मगर नीलिमा वो तो जस्ट 18 की हुई ही थी। यही बात उसे अंदर तक तोड़ रही थी। जब नीलिमा अंश को इस तरह से खामोश सी देखती है तो उसका दिल और ज्यादा टूटने लगता है और उसे निया की सारी बातें सच लगने लगती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे अब वो अपने सारे कपड़ों को उतार कर भी अंश के सामने खड़ी हो जाए, तब भी अंश उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। यही सब सोचकर उसका दिल ही टूट जाता है। अंश जी, हम ऐसा भी क्या करें जिससे हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए? हम ऐसा भी क्या करें जिससे आप हमें पसंद करने लगे? हम क्या करें अंश जी? बोलिए ना, हम क्या करें? कैसे हम हमारे इस टूट रहे रिश्ते को सुधारें? कैसे हम सब सही करें? बोलिए ना अंश, कुछ तो बोलिए ना। आप जो बोलोगे हम वो सब करेंगे। हम हमारे इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जो आप बोलो, जैसा आप बोलो, मगर इस तरह से हमारा रिश्ता मत खत्म कीजिए। नीलिमा बुरी तरह से रोते हुए बोली। और रियली नीलिमा, तुम सच में कुछ भी करने को तैयार हो इस टूटे हुए रिश्ते को बचाने के लिए? अंश अपने दर्द को अंदर है दवा बाहर से डेविल बनते हुए बोला। तुम्हारे पास है ही क्या ऐसा जिससे तुम मुझे अपने साथ जोड़कर रख सको? खुद को आईने में कभी देखी भी हो तुमने? तुम्हें देखकर सड़क पर चलने वाला कुत्ता भी यही बोलेगा। तुम महीनों से बीमार हो और सिर्फ दवाई के दम पर जी रही हो। ये क्या तुम में? तुम तो इतनी दुबली हो कि तेज हवा के झोंके में कहाँ उड़कर जाओ किसी को पता ही ना चले। हर समय तुम्हारी आंखों में बस आंसू रहते हैं। कभी खुद को आईने में देखती तो समझ आता एक आदमी को अपनी पत्नी में चाहिए क्या? तुम तो आज तक मुझे एक बार भी बेड पर खुश नहीं कर पाए और बोल रही हो वो सब करोगी जो मैं बोलूं। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता पति को खुश कैसे करना है, उसका दिल कैसे जितना है। तुम तो बेड पर बस किसी सामान की तरह पड़ी रहती हो। सारी मेहनत मुझे करनी पड़ती है, मेहनत करूं मैं और मजे उठाओ तुमने आज तक कुछ किया भी है जो अब करने की बात कर रही हो? तुम्हें देखकर ही उल्टी करने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी सालों से बीमार पड़े इंसान को देख लिया। तुम्हारे बस की कोई बात है ही नहीं जो तुम हमारे बीच कुछ ठीक भी कर सको। इसलिए मुझे छोड़कर चली जाओ इस घर से और मेरी जिंदगी से, और इस बच्चे को गिरा दो ताकि मुझे आज़ादी मिल सके। अंश दोनों हाथों को जोड़ गुस्से में बोला। अंश की बात सुनकर नीलिमा को निया की बोली हर एक बात सच लगती है और उसका दिल अब पूरी तरह से टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है और वो अपने घुटनों में बैठकर जोरों से रोने लगती है। मगर वो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती थी? वो अपने बच्चे के सर से पिता का साया कैसे दूर कर सकती थी? इसलिए वो अंश को देखती है जिसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर गुस्सा चिढ़ सब नजर आ रहा था। वो धीरे से घुटनों के बल ही अंश के करीब जाती है और उसके बाथरोब की डोरी खींचकर खोल देती है और उसके बाद वो जो करती है उससे फिलकर अंश की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसकी इतनी हिम्मत, जो उसने मुझे इतना सब सुनाया, वो खुद को समझती क्या है? औकात ही क्या है उसकी मेरे आगे जो वो मुझे इतना सब कुछ सुनाए? वो होती कौन है मुझे कुछ सुनाने वाली या मुझे कुछ बोलने वाली? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी मैं उसकी, जान से मार दूंगी मैं उसे। उसने कैसे मुझे अंश से दूर किया? निया गुस्से में अपने कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंकते हुए गुस्से में चिल्ला रही थी और उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। वो इतने गुस्से में थी कि वो नीलिमा की जान ही ले लेना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे अंश को पाए और कैसे नीलिमा को अपने रास्ते से हटाए। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता है तब वो फैसला करती है वो नीलिमा को जान से मार देगी और अंश को ड्रग्स देकर उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाएगी। फिर अंश चाह कर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाएगा। यही सब सोचते हुए वो प्लानिंग करने लगती है कैसे उसे अपने प्लान को अंजाम देना है।
अंश और नीलिमा का बेडरूम। नीलिमा आंखों में आंखों लिए ऊपर सीलिंग की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी, होठों के कोने अभी भी रोने के लिए ऊपर की तरफ उठे हुए थे और दिल बुरी तरह से टूटकर टुकड़ों में बिखर चुका था। आज उसके हाथ से सब कुछ फिसल चुका था। अंश ने अपना फैसला सुना दिया था, उसे वो बच्चा नहीं चाहिए और वो नीलिमा को भी इस रिश्ते से आज़ाद कर देना चाहता है। नीलिमा ने एक आखिरी कोशिश भी करके देख ली अंश को खुद के पास रोकने की, मगर उसकी उस कोशिश का कोई मतलब नहीं निकला। अंश ने उसे ये बोलकर खुद से दूर झटक दिया, उसे कुछ नहीं आता है, ना ही उससे कभी कुछ हो पाएगा। अब उसे उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो उसे छोड़कर चली जाए। नीलिमा नहीं जाना चाहती थी अंश को छोड़कर, इस घर और इस परिवार को छोड़कर, जहाँ पर उसे रिश्ते ही नहीं उन रिश्तों से अपनापन भी मिला। वो सच में इस शादी को निभाना चाहती थी, मगर अफसोस की बात तो ये थी उसकी सारी कोशिश बेकार गई और अब उसके और अंश के रिश्ते में इतनी दूरी आ गई जो वो चाहकर भी मिटा नहीं सकते हैं। नीलिमा अपने पेट में पल रहे बच्चे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। वो उसे ज़रा सी चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। उसे उम्मीद थी जब अंश आएगा और वो ये सुनेगा नीलिमा माँ बनने वाली है और उसके पेट उसका ही अंश है, तो वो सब कुछ भुलाकर नीलिमा के साथ आ जाएगा और फिर दोनों खुशी से साथ रह पाएंगे। मगर वो गलत निकली, जो उसने सोची वैसा कुछ भी नहीं हुआ। नीलिमा की आंखों में नींद नहीं, आंसू थे और वो रोती हुई नजरों से बस सीलिंग को देखे जा रही थी। नींद तो अंश की आंखों में भी नहीं थी, उसकी भी आंखें नम थी। बस फर्क इतना था, नीलिमा अपने आंसू दिखा सकती थी और वो अपने आंसू दिखा नहीं सकता था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक तरफ वो नीलिमा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगा था, इतना कि उसके लिए नीलिमा से दूर जाना उतना ही मुश्किल था जितना नीलिमा के लिए। वो नीलिमा के पास जाना तो चाहता था मगर जा नहीं पा रहा था। वो नीलिमा से अपने दिल की बात बोलना तो चाहता था मगर बोल नहीं पा रहा था। उन दोनों के बीच कुछ आ रहा था तो वो था उनके बीच उम्र का गैप। अगर अंश को पहले ही पता होता नीलिमा उससे 8 से 9 साल छोटी है तो वो कभी भी गुस्से में भी उसके साथ फिजिकल नहीं होता, फिर वो चाहे उसकी जान ही ले लेता मगर फिजिकल कभी नहीं होता। मगर अब नीलिमा उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, उसे ये सुनकर खुश होना चाहिए था मगर वो खुश होने की जगह ये सोचकर दुखी हो रहा था नीलिमा बस 18 की हुई ही है, वो कैसे इतनी कम उम्र में किसी बच्चे को जन्म देगी और उसे संभाल पाएगी। अंश अंदर ही अंदर घुट रहा था, उसे काफी ज्यादा घुटन हो रही थी। दोनों ही ऐसे जागते हुए कब रात बिता देते हैं, दोनों को पता भी नहीं चलता है। अगला दिन नीलिमा जल्दी उठकर रोज की तरफ सबके लिए चाय बनाती है और सभी को देती है। कितनी बार कहा है इस लड़की से अब इसे किचन में जाने की जरूरत नहीं है, मगर ये लड़की है कि सुनती ही नहीं है। दादी माँ नाराज होते हुए बोली, दादी माँ हम बस किचन का काम ही तो करते हैं, बाकी तो हम दिन भर आराम ही करते हैं और आपको हमारे इस थोड़े से काम से भी चिढ़ है। नीलिमा धीमे से दादी माँ को देखकर बोली, तेरी फिक्र कौन कर रहा, मुझे तो तेरी हालत की फिक्र है जो काफ़ी नाजुक है। तू ना करे अपनी परवाह, मगर हमें तो तेरी परवाह है ना। दादी माँ बोली, मत करिए दादी माँ मेरी इतनी परवाह, क्या पता हम इस घर में कितने दिनों का मेहमान हैं और कब हमारा जाना हो जाए। हमारे जाने पर आपको दुख होगा, इसलिए अब आप फिक्र करना छोड़ दीजिए हमारी। नीलिमा नकली मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोली। नीलिमा की बात सुनकर वहां पर बैठे सारे घर वाले, जिनमें दादा दादी स्वाति समर, सारे ही हैरान होते हैं। वो सब नीलिमा की बात सुनकर एकदम हैरान हो जाते हैं। तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो नीलिमा, समर जी हैरानी से बोली। बोलो नीलिमा बहू कहाँ जा रही हो तुम, अगर तुम चली गई तो ये चाय कौन बना कर देगा मुझे, दादाजी बोले। उन दोनों की बातों को सुनकर नीलिमा की आंखों में नमी आने लगती है, जिन्हें वो किसी तरह से अपनी आंखों में रोकने की नाकामयाब कोशिश करते हुए बोली, कहीं नहीं पापा, बस हम तो ये सोच रहे थे, हमारी ये शादी तो बस एक सौदा था। अंश जी ने हमसे ये शादी बस मजबूरी में की थी और उन्हें हमसे प्यार भी नहीं है। जब उनकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आ जाएगी जिससे अंश जी को वापस से प्यार हो जाए और वो उससे शादी करना चाहे, तब तो हमें यहाँ से जाना होगा ना। इस घर को छोड़कर, आप सबको छोड़कर और अंश जी को भी छोड़कर। ये बोलते हुए ही उसकी आंखों में रुके हुए आंसू बह निकलते हैं, जिन्हें वो जल्दी से साफ भी कर लेती हैं। नीलिमा की बात सुनकर समर और दादाजी दोनों नीलिमा की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं, तो स्वाति वो नीलिमा के चेहरे की तरफ देख रही थी जिस पर बेहिसाब दर्द था, जिसे देखकर स्वाति को समझते देर नहीं लगती, जरूर अंश और नीलिमा में कुछ हुआ होगा जिस कारण नीलिमा इस तरह की बातें कर रही है। स्वाति अपने हाथ में पका कप टेबल पर रख अपनी जगह से खड़ी होती है
और नीलिमा के पास जा उसका एक हाथ पकड़ बोली, हमारे साथ चलो। इतना बोल वो नीलिमा को वहां से लेकर चली जाती है। नेहा जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी सारी बातों को सुन रही थी, उसकी आंखें चमक उठती हैं नीलिमा की बातों से और उसे ऐसा लगता है जैसे नीलिमा और अंश दोनों है अब अलग होने वाले हैं। ये सोचकर ही वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है। अंश जो सुबह जल्दी ही ऑफिस चला गया था, वो अपने केबिन में बैठा कल रात जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। वो अभी सब सोच ही रहा था, उतने में ही उसके मोबाइल में किसी का कॉल आता है जिसकी आवाज़ सुनकर अंश अपने होश में आता है। और जैसे ही उसकी नज़र मोबाइल में आ रहे नंबर पर पड़ती, ठीक वैसे ही उसकी आंखें अचानक से हैरान हो जाती हैं। स्वाति का रूम। नीलिमा बेड पर अपनी नजरों को झुकाए हुए ही बैठी थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी जो वो स्वाति की तरफ नजरें उठाकर भी देख सके। स्वाति बस खामोश सी अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फोल्ड किए खड़ी थी और उसकी नज़र नीलिमा पर ही टिकी हुई थी। क्या हुआ? स्वाति शांत आवाज में बोली। स्वाति की बात सुनकर नीलिमा धीरे से नजरें उठाकर स्वाति की तरफ देखती है और उसे देखते ही नीलिमा के रुके हुए आंसू वापस से बहने लगते हैं, जिन्हें रोकने की वो नाकामयाब कोशिश ना जाने कब से कर रही थी। नीलिमा की आंखों में आए आंसुओं को देखकर स्वाति का दिल बेचैन हो उठता है और वो नीलिमा के बगल में बैठकर धीरे से उसके एक हाथ को अपने दोनों हाथों में भरकर बोली, बताओ, अपनी सास नहीं माँ समझकर बताओ, और माँ को नहीं बता सकती तो दोस्त को बताओ, क्या हुआ? स्वाति काफी सॉफ्टली बोली। स्वाति की बात सुनकर नीलिमा खुद को रोने से रोकने की काफी कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती है, और जब वो खुद को रोक नहीं पाती तक स्वाति के सीने से लग उसे काफी टाइट हक कर रोते हुए बोली, सब खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म होगा। हमने हमारी तरफ से काफी कोशिश की हमारे इस सौदे के रिश्ते को निभाने की, उसे बचाने की, अंश जी को मनाने की। हम जो कर सकते थे हमने किया, मगर फिर भी हम हमारे इस रिश्ते को बचा नहीं पाए। सब कुछ रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल गया। हमारा रिश्ता टूट गया माँ, अंश जी और हमारा रिश्ता टूट गया। वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो हमें छोड़ देना चाहते हैं, वो नफरत करते हैं हमसे, वो हमें अपनी आंखों के सामने देखना भी नहीं चाहते हैं, वो हमसे बोर हो चुके हैं। उन्होंने हमें इस घर से चली जाने के लिए कहा है। नीलिमा जोरों से सिसकते हुए बोली। नीलिमा बुरी तरह से रो रही थी, साथ ही सिसकियां ले रही थी। उसके अंदर का सारा दर्द उसकी आंखों में आंसू बनकर बाहर झलक रहा था। वो काफी जोरों से काफी बुरी तरह से रो रही थी। नीलिमा की बात सुनकर स्वाति की आंखों में भी नमी आ जाती है और वो हैरान सी नीलिमा को देखने लगती है जो उसके सीने से लगी काफी जोरों से रो रही थी। स्वाति को समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो गया और बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई जो अंश ने नीलिमा को घर से निकल जाने के लिए तब बोल दिया। स्वाति अभी ये सोच ही रही थी तभी नीलिमा रोते हुए वापस से बोली, अंश जी इस बच्चे को नहीं चाहते हैं, वो हमें नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा उनका मन भर चुका है हमसे, हमारी बॉडी से, और उन्हें अब हमारी बदसूरत सी बॉडी नहीं चाहिए। हमें कुछ भी नहीं आता है, ना ही अपने पति को अपनी बॉडी से खुश करना, ना ही उसे संतुष्ट करना। हम किसी काम के नहीं है, हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, ना ही सुंदर बॉडी है, ना ही अच्छे। बोलते हुए ही वो शांत हो जाती हैं और वापस से रोने लगती हैं, और रोते हुए ही रात में जो कुछ भी हुआ वो सब स्वाति को बता देती। वो ऐसा कैसे कर सकता है? स्वाति हल्के गुस्से में बोली। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं उसका बेटा कभी किसी लड़की को, खासकर अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा कुछ भी करेगा। स्वाति गुस्से में थी और उसे अंश पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में जैसे ही कुछ बोलने को होती है, ठीक वैसे ही उसे एहसास होता है नीलिमा एकदम से खामोश हो गई है, जिसे फिलकर वो जैसे ही नजरें झुकाकर देखती है उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अंश का ऑफिस। अंश जैसे ही उस नंबर को देखता है उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और अगले ही पल उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वो उस कॉल को रिसीव कर कान में मोबाइल लगाता वैसे ही एक प्यारी सी आवाज़ दूसरे तरफ से आती है, मैं तुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज हूँ, इतना कि मेरा मन कर रहा है मैं तेरा खून कर दूँ। माना मैंने तेरी शादी हो गई है, मगर इसका मतलब ये नहीं तू अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल जाए, उसे एक कॉल या मैसेज करना भी भूल जाए। तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू इतना बदल जाएगा। अगर मुझे ये पहले ही पता होता तो मैं कभी तेरी शादी ही नहीं होने देता और मैं खुद ही तुझसे शादी कर लेता। दूसरे तरफ से किसी लड़के की आवाज़ आई, काश तू यहाँ होता और मुझे शादी करने से रोक लिया होता। राजंश आंखों में आंसू लिए भारी सी आवाज में बोला, क्या हुआ? तू ठीक है अंश? राज परेशान सा बोला। कुछ ठीक नहीं है राज, कुछ भी ठीक नहीं है, अंश अब रोते हुए बोला। क्या हुआ, कुछ बताएगा भी? राज टेंशन में आते हुए बोला। राज की बात सुनकर अंश रोते हुए ही उसे सब बताना शुरू करता है। वो उसे नीलिमा से अपनी शादी होने से लेकर कल रात जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बता देता है, और ये भी वो नीलिमा से प्यार करता है।
अंश की बात सुनकर राज काफी ज्यादा शौक हो जाता है, मगर जल्दी ही वो होश में आता है और अंश पर चिल्लाते हुए बोला, तू इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है अंश, तूने पहले ही नीलिमा के साथ काफी कुछ गलत कर लिया है और उसे खुद से दूर कर और भी ज्यादा बड़ी गलती कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तू और बड़ी बेवकूफ़ी मत कर अंश, तू नीलिमा के पास जा, उससे माफ़ी मांग, वो तुझे माफ़ कर देगी। अपने टूट रहे रिश्ते को संभाल ले, अभी भी तेरे पास समय है, कहीं ऐसा ना हो बाद में तेरे पास सिवाय रोने के कुछ ना रहे। राज समझाते हुए बोला, पर वो मुझसे काफ़ी छोटी है राज, हम दोनों की उम्र में 8 से 9 साल का गैप है, वो काफ़ी छोटी है मुझसे अंश बोला। तो क्या हुआ मेरे भाई, तू इस एक बात को लेकर सब तबाह नहीं कर सकता है, और तू अकेला नहीं है जिसकी पत्नी उससे इतनी छोटी है। दुनिया में काफ़ी सारे कपल ऐसे भी हैं जिनमें 10 और 15 साल का उम्र गैप है, मगर फिर भी वो खुश है पर साथ है। तू ये सोचकर अपने कदम पीछे ले रहा है, नीलिमा तुझसे छोटी है, मगर क्या तू ये भूल गया उसी छोटी लड़की के साथ तेरे फिजिकल रिलेशन रहे हैं और वो छोटी बच्ची तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इतना सब हो जाने के बाद अगर तू नीलिमा को छोड़ेगा तो तू नीलिमा के साथ ही नहीं, उसके अंदर पल रहे उस नन्ही सी जान के साथ भी काफी गलत करेगा। देख अंश, मैं तेरा दोस्त हूँ और हमारे बीच दोस्ती कम भाई वाला प्यार ज्यादा है, इसलिए सलाह दे रहा हूँ। सब कुछ छोड़ और एक नई शुरुआत कर अपने प्यार और बच्चे दोनों के साथ। इस समय तुझे नीलिमा के साथ होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए, उसे तेरे और तेरे प्यार दोनों की जरूरत है। तू जा उसके पास और अपने दिल की बात उसे बता और बोल, तू उस बच्चे को चाहता है और नीलिमा को भी चाहता है। राज समझाते हुए बोला, क्या वो मुझे माफ करेगी? अंश रोते हुए बोला, तू उसके पास तो जा, देखना वो सब कुछ भुला कर तुझे अपना लेंगी। राज मुस्कुराते हुए बोला और कॉल कट कर दिया। अंश भी राज की सारी बातों को याद कर अपने आंसू साफ करता है और जैसे ही घर जाने के लिए केबिन से निकलता है, अपने सामने मौजूद इंसान की बात सुनकर हैरान रह जाता है। अंश को राज की बात बिल्कुल सही लगती है और वो अब सारे ख्यालों को छोड़कर और अपने मन में आ रहे सारे फालतू के ख्यालों को भुलाकर जल्दी से अपना मोबाइल अपने पॉकेट में रखकर केबिन से बाहर निकलता है। इस समय उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी और उसने पक्का इरादा बना लिया था, अब वो नीलिमा और उसके रिश्ते में सब कुछ ठीक कर देगा। वो नीलिमा के पैर पकड़ उससे माफ़ी मांग लेगा, चाहे तो नाक भी रगड़ लेगा, मगर नीलिमा को मना लेगा। साथ ही वो अपने बच्चे को भी आज अपने हाथों से छू कर जी भर के महसूस करेगा और नीलिमा से सारे गिले शिकवे मिटाकर उसे अपनी बाहों में भरकर बोल देगा वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। अंश ये सभी बातों को सोचकर अभी केबिन से बाहर निकला ही था, उतने में ही रोहन सामने से आते हुए बोला, प्रेसिडेंट अंश, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और अर्जेंट में एक मीटिंग रखी गई है, प्लीज़ आप भी जल्दी से चलिए, बात काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। ये बोलते हुए रोहन काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। रोहन की बात सुनकर और उसके परेशान से चेहरे को देखकर अंश हाँ में सर हिलाकर उसके साथ मीटिंग रूम में चला जाता है। स्वाति का रूम। मिसेस सिंघानिया, मुझे लगता है आपकी बहू मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है और उसका असर इनके अंदर पल रहे बच्चे पर पड़ रहा है। बेबी काफ़ी ज़्यादा वीक है और इनकी हालत देखकर लग रहा है अगर इन्होंने खुद का ध्यान नहीं रखा और ऐसे ही मेंटली डिस्टर्ब रही तो जल्दी ही इनका मिसकैरेज हो जाएगा। जैसे ही स्वाति और दादी माँ इस बात की सुनती है, ठीक वैसे ही वो दोनों अपनी जगह पर ही जम सी जाती है और उन्हें कुछ होश ही नहीं रहता है। वो दोनों होश में तब आती है जी, डॉक्टर की आवाज़ वापस से उनके कानों में पड़ती है। मैंने गर्भ स्टोन करने वाली इंजेक्शन इन्हें दे दी है जिससे मिसकैरेज ना होने की संभावना बन सकती है, मगर मैं कुछ बोल नहीं सकती, आगे जो होगा वो इनकी हेल्थ और मेंटली माइंड पर डिपेंड करता है, साथ ही इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इतना बोलकर डॉक्टर स्वाति के हाथ में एक पर्ची और कुछ दवाई रख उस कमरे से बाहर निकल जाती है। स्वाति अपनी आंखों में नमी लिए खुद से बोली, सब कुछ ऐसे बिखर जाएगा, हमने कभी भी नहीं सोचा था माँ, हमें तो लगा था अंश और नीलिमा का रिश्ता समय के साथ सुधर जाएगा और जब अंश को जब पता चलेगा वो पिता बनने वाला है तो वो सब कुछ भुलाकर नीलिमा के साथ नई शुरुआत करेगा और वो दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ रहेंगे, मगर हमने कभी नहीं सोचा था इस तरह से सब कुछ खत्म हो जाएगा और इनका रिश्ता इस मोड़ पर आ जाएगा जहां एक रिश्ता तोड़ना चाहता है और दूसरा जोड़ना। इतना बोलते ही उसकी आंखों में छुपे अब तक के सारे ही आंसू बाहर आ गिरते हैं और वो खुद को संभाल नहीं पाती और दादी माँ के गले लग जोरों से रो पड़ती है। माँ, मैं अपनी बच्ची को खुद से दूर नहीं करना चाहती, ना ही उसकी आंखों में आंसू आने देना चाहती हूँ, मुझे इसके आंसू चुभते हैं, दर्द होता है माँ सीने में, मगर मैं ये बात इसे बता भी नहीं सकती, इसे प्यार करती हूँ मैं और इसे बहू नहीं बेटी मानती हूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा माँ, क्या करूँ मैं?
कैसे सब कुछ ठीक कर दूं? मुझे अंश पर काफी गुस्सा आ रहा है। मन तो कर रहा है मैं जाकर 2 थप्पड़ उसके गाल पर लगा दूं और उसे उसकी गलती के लिए सजा दूं, मगर क्या मेरे कुछ बोलने का असर उस पर होगा? स्वाति आज पहली बार इस तरह से रोते हुए बोली। शांत हो जा स्वाति बहू, तू ऐसे रो नहीं सकती है। अगर तू ऐसे रोएगी तो नीलिमा को कौन संभालेगा? और तू फिक्र मत कर, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो कोई ना कोई रास्ता वो ऊपरवाला जरूर खोल देता है। ठीक वैसे ही अंश और नीलिमा के रिश्ते में भी हो जाए, क्या पता, दादी माँ समझाते हुए बोली। स्वाति भी दादी माँ से अलग होकर अपने सारे आंसुओं को साफ कर अपने चेहरे पर कड़क भाव वापस ला लेती हैं और धीरे से नीलिमा के बगल में जाकर बैठ उसके बालों को सहलाने लगती हैं। नेहा अपने कमरे में बैठी नीलिमा को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना रही होती है, मगर उसे समझ नहीं आता वो कैसे नीलिमा को अपने रास्ते से हटाए और कैसे नीलिमा को सिर्फ इस घर से ही नहीं बल्कि अंश की जिंदगी से भी हमेशा के लिए गायब कर दे। उसे जब कुछ समझ नहीं आता तब वो मोबाइल निकाल उसमें किसी को जान से मारने के बारे में सर्च करने का सोचती है। फिर कुछ सोचकर इस प्लान को ड्रॉप कर वो कुछ और ही सोचने लगती है। उसे याद आता है नीलिमा रोज सभी के लिए सुबह चाय खुद ही बनाती है। ये याद आते ही उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो कुछ सोचकर मुस्कुराने लगती है। अंश को मीटिंग रूम से निकलने में करीब 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी थी जिसे सुलझाने में काफ़ी समय लग गया था। अंश जब मीटिंग हॉल से बाहर निकलकर वापस घर जाने को होता है तो उसे पता चलता है नील राजवंश उसके केबिन में उसका इंतजार कर रहा है। नील का नाम सुनकर पहले तो अंश हैरान होता है, मगर अगले ही पल उसे याद आता है नील की कंपनी के साथ उसे एक प्रोजेक्ट में काम करना है और काम के सिलसिले में उसे नील के ऑफिस जाना था, मगर वो उसके ऑफिस भी जा सका इसलिए नील ही उसके ऑफिस आ गया। ये सोचकर वो थोड़ा गिल्टी फील करता है और अपने केबिन में चला जाता है। हेलो मिस्टर नील, मैं माफ़ी चाहूँगा मेरे कारण आपको इतना इंतजार करना पड़ा। अंश केबिन के अंदर आते ही बोला। इट्स ओके मिस्टर सिंघानिया, आई कैन अंडरस्टैंड, नील फीकी सी मुस्कान के साथ बोला और कुछ देर खामोश रहने के बाद अंश को देख बोला। अंश, क्या नीलू ठीक है? नील के इस सवाल से अंश अपनी चेयर पर ही जम जाता है और सोचने लगता है, क्या नीलिमा ठीक है? नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना ही उसकी हालत ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा दर्द और ड्रोमा में है। वो प्रेग्नेंट है मगर फिर भी उसे काफ़ी ज़्यादा गम है। गम प्रेगनेंसी की नाजुक हालत में पति का साथ ना होना, गम अपने ही पति की कड़वी बातों को सुनना, गम अपने पति से अपने बच्चे को मार देने की बात सुनना, गम अपने पति का ऐसे नाजुक पल में साथ छोड़ देना, गम अपने पति को वापस से किसी दूसरी लड़की की बाहों में देखना, और भी काफ़ी सारे गम नीलिमा को थे। तो वो इतने सारे गमों के बीच खुश कैसे रह सकती है? नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती। अंश अपने मन में सोचा। नहीं, उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, वो प्रेग्नेंट है ना, इसलिए वो थोड़ी बीमार है। अंश होश में आते ही साफ आधा झूठ बोल पड़ा। और हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, नील किसी तरह से अपने मन को शांत कर बोला। उसके बाद वो दोनों प्रोजेक्ट और उसके ड्राफ्ट को लेकर बातें करने लगते हैं। काफ़ी देर तक दोनों बातें करते हैं, फिर नील वहाँ से चला जाता है। नीलिमा बेड पर लेटी हुई थी और उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे अपने मोबाइल पर होती है, जिसे उठाकर वो किसी को कॉल लगाना चाहती थी, मगर किसे ये उसे भी नहीं पता था। पर उसका दिल कर रहा था वो किसी से बात करे और अपने मन को शांत करे। नीलिमा अभी ये सब सोच ही रही थी, उतने में ही उसके कानों में मोबाइल की रिंग सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी नीलिमा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो उस कॉल को रिसीव कर अपने कान में लगा लेती है। नीलिमा कुछ बोलती भी है, बस खामोश सी दूसरी तरफ से आ रही उन सांसों की आवाज़ को सुन रही होती है। उन सांसों की आवाज़ को सुनकर नीलिमा की धड़कनें अचानक से शांत सी पड़ जाती है और पता नहीं क्यों मगर नीलिमा का अशांत दिल शांत सा हो जाता है। क्या तू ठीक है? दूसरी तरफ से एक धीमी सी आवाज़ आती है। नीलिमा उस आवाज़ को काफ़ी अच्छी तरह से पहचानती थी। ये आवाज़ नील की है, वही नील जिसे उसने होश संभालते से ही पसंद किया है, वही नील जिसने उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, वही नील जो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, वही नील जिसका नाम ही उसके अशांत दिल की शांत कर देता है, वही नील जिसके प्यार को नीलिमा ने दिल के ही किसी कोने में छुपा रखी है। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? नीलिमा धीमे से बोली। ब्रोकन हार्ट ब्रेक, नील एक शब्द में बोला। नील के मुंह से ब्रोकन सुनकर नीलिमा का मन करता है वो अभी नील के पास भागते हुए जाए और उसके सीने से लग काफ़ी जोरों से रोते हुए ही बोले, मैं भी ब्रोकन हार्ट हो चुकी हूँ नील, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ।
टूट चुकी हूँ अंदर से पूरी तरह, मुझे संभाल लो नील, कहीं मैं बिखर ना जाऊं। नीलिमा ये सारी बातें नील से करना तो चाहती थी, मगर अफसोस की बात वो चाह कर भी ये बात बोल नहीं पाती है नील से, और किसी तरह से खुद को रोने से रोक वो भारी हो चुके गले के साथ बोली, क्या मैं कभी लौटकर तुम्हारे पास आई तो क्या तुम मुझे अपना लोगे नील? ये एक लाइन बोलने में तो मामूली थी, मगर ये नीलिमा ही जानती थी उसने किस तरह से इस एक लाइन को बोला था। उसके मन में काफी तूफान आ गया था और वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं तेरा अपनी सारी जिंदगी तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ नीलू, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे उस ऊपर वाले पर पूरा यकीन है। जिस तरह से उसने मुझसे मेरे प्यार को छीना है, ठीक वैसे ही वो मुझे मेरा प्यार वापस भी करेगा। मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं दिल से चाहता हूँ अगर तू अंश के साथ खुश है तो मैं तेरी खुशी में खुश हूँ, और अगर तू उस अंश के साथ खुश नहीं है तो तू बिना पल गवाए, बिना कुछ सोचे समझे मेरे पास आ सकती है। इस बात की चिंता किए बिना तू प्रेग्नेंट है। मुझे तुझसे जुड़ी हर चीज़ प्यारी है, फिर वो तेरे अंदर पल रही नन्ही सी जान ही क्यों ना हो, मुझे वो भी अपनी जान से ज़्यादा प्यारी होगी क्योंकि वो तेरा अंश है। नील अपनी आंखों में आंसू लिए बोला। नील की बात सुनते ही नीलिमा की आंखों में आंसुओं की जैसे बाढ़ सी आ जाती है। एक तरफ नील है जिसके साथ जाने अनजाने ही सही, मगर नीलिमा ने गलत किया, उसका दिल दुखाया, मगर इतना सब होने के बाद भी वो उसे और उसके बच्चे दोनों को अपनाने के लिए तैयार था बिना किसी स्वार्थ के। और दूसरी तरफ अंश है जो उस बच्चे का पिता होते हुए भी उसे ये बच्चा नहीं चाहिए, वो नीलिमा से इस बच्चे को मार देने का बोलता है। ये सब सोचकर नीलिमा के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा कोई दिन कभी आएगा भी या नहीं, मगर जब कभी भी ऐसा पल आया जब मेरे पास कोई रास्ता ना रहा, मेरी कोई मंजिल ना रही और मेरा कोई अपना ना रहा, तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगी नील। नीलिमा किसी तरह से खुद को संभालते हुए बोली, और मैं दुआ करूँगा तुझे वो प्यार मिले जो तू चाहती है, तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले जो तू डिजर्व करती है, और मैं बस यही उम्मीद करूँगा अंश तुझे खुश रखे। मगर जिस दिन मुझे पता चला उसने वापस तेरे साथ कुछ भी गलत किया या तुझे हर्ट किया और धोखा दिया, तो मैं बिना कुछ भी सोचे समझे और बिना किसी की कोई भी परवाह किए बिना ही तुझे अपने साथ अपने घर ले आऊँगा, और तू चाह कर भी मुझे कभी रोक नहीं पाएगी। नील हल्के गुस्से में बोला, ठीक है गुस्सा मत करो, जब कभी वो दिन आया तो तुम्हें नहीं रोकूंगी। नीलिमा रोते हुए ही हंसकर बोली, फिर वो अपने मन में खुद से बोली, अगर वो पल कभी आया जब मुझे इस घर से विदा होना पड़ा तो मैं अपने पैरों पर चलकर नहीं बल्कि चार कंधों पर जाना पसंद करूंगी। मेरी शादी भले ही एक सौदा हो, मगर मैंने इस सौदे को दिल से निभाया है। जिस पल मैंने इस घर में कदम रखी थी तब से ये मेरा अपना घर हो गया था, और अब इस घर से जाना ही पड़े मुझे उस दिन मैं अर्थी पर जाऊंगी, अपने पैरों पर नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।